दरमियाने कद का जवान जो दुबई का उस वक्त फायदा उठा रहा था जब दुबई को बहुत कम लोग जानते थे। आने वाले दौर का गोल्ड किंग जो शायद उस वक्त समझता था कि वही सब कुछ है। वो नवाजुद्दीन का मशहूर डायलॉग है ना, कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। शायद ये जवान भी ऐसे ही कुछ सोचता होगा। अभी उसका सब कुछ मख्फी था और उसके लिए भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर ऐसे था जैसे खेलने का मैदान। नए रास्ते तलाश करना, नकलो हरकत को खुफिया रखना, बल्कि महफूज भी रखना। उसके लिए प्लेइंग फील्ड में वो किसी की भी मदाफलत बर्दाश्त नहीं करता था। इसकी जिंदगी भी पुरस्कार थी और मौत भी पुरस्कार थी। आज तक धुंध के बादल उठ न सके और आज भी हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि उसकी जिंदगी में क्या हकीकत थी और क्या अफसाना। गुलाबी चेहरा, छोटा कद और बड़े ही आम से अंदाज के साथ वो एक मामूली इंसान दिखाई देता था, लेकिन उसकी कहानी आम लोगों जैसी नहीं थी। ये एक पुरस्कार शख्स था जिसकी हर हरकत से लगता था कि जैसे वो कुछ छुपा रहा है। सोने की दुनिया का बादशाह, गोल्ड के 70 और 80 की दिहाइयों में हर बड़े ब्रांड रूम में डिस्कस होता था, लेकिन अक्सरियत अवाम के लिए वो एक खामोश इंसान दोस्त शख्सियत था। उसका नाम था सेठ आबिद हुसैन। जैसे जैसे सेठ आबिद की दौलत के अंबार बुलंद होते गए, उनकी शख्सियत के गिर्द धुंध भी गहरी होती गई। हकीकत और अफसाने की वो लकीर जो कभी साफ दिखाई देती थी, वो धुंधली होती गई। उनकी दौलत, हुकूमत से उनके ताल्लुकात और वो कहानियां जिन्होंने बहुत से अफसाने बनाए, आज हम आपके सामने लेकर आएंगे। कभी कंटेनर्स में आलात स्मगल करने की कहानी, पाकिस्तान की कर्जे उतारने की पेशकश के बदले आज़ादी की शर्त की कहानी, या फिर बेनज़ीर भुट्टो के अफवाह के इल्ज़ामात की कहानी। ये सब हकीकत थी या महज कहानियाँ? ये सब हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान अपडेट्स ओरिजिनल्स के वीलॉग द रॉबिन हुड ऑफ पाकिस्तान में। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेठ आबिद आखिर गोल्ड किंग ही क्यों बने। तकसीम के बाद कराची एक नए शहर की माबिद था जहां इम्कानात और खतरात दोनों मौजूद थे। यही वो जगह थी जहां सेठ आबिद के खानदान ने सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया। अब गौरतलब बात यह है कि पाकिस्तान के पास तो ना सोने की कानें थीं और ना ही ज़खायर, मगर यहाँ सोने की दीवानगी से भरपूर एक सकाफत जरूर मौजूद थी जो आज भी कायम है। सोना न सिर्फ जेवरात में इस्तेमाल होता है, बल्कि लोग इसे सरमायाकारी के नुक्ते नजर से भी जमा करते हैं। लेकिन इस दौर में सोना आता कहाँ से था? खलीज से, अमेरिका से और हिंदुस्तान से। 50 की दिहाई के कराची का तसव्वुर करें, एक नया मुल्क जो अभी अपनी शनाख्त की तलाश में था। सरहदें खुली थी, रास्ते खतरनाक मगर तिजारत जारी। खासतौर पर पंजाब के लोगों के लिए तकसीम की तलखियातें ताज़ा थी, मगर जिंदगी आगे बढ़ नहीं रही। कराची की बंदरगाह हर किस्म के कारोबार के लिए खुली थी, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी। शादी ब्याह की तकरीबात पर भी मामूल के मुताबिक हो रही थी और पाकिस्तान में सोने की तलब अपनी बुलंदी पर थी। अब सवाल ये था, ये सोना आता कहाँ से था? सेठ आबिद के वालिद ज्यादातर स्मगलर से सोना और चांदी खरीदते थे, जो ये कीमती धात इंडिया, खलीज या अमेरिका से यहाँ लाते थे। 50 की दिहाई के इख्तिताम पर सेठ आबिद ने अपने वालिद के कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू की। इस दौरान उनकी मुलाकात काशिफ भट्टी नामी शख्स से हुई। काशिफ भट्टी दिल्ली का एक चालाक स्मगलर था, सोने की दुनिया में माहिर। वही शख्स था जिसने भारत के बॉर्डर्स और मिडल ईस्ट से सोना स्मगल करने के रास्ते दरियाफ्त किए। काशिफ भट्टी ने ही सेठ आबिद को सोने की स्मगलिंग के गुर सिखाए। इब्तिदा में स्मगलशुदा सोना कराची के साहिलों के जरिए मुल्क में लाया जाता था, फिर खुफिया रास्तों से मार्केट तक पहुंचाया जाता था। ये कारोबार तेजी से फैलने लगा और सेठ आबिद की फैमिली के दीगर अफराद भी इसमें शामिल हो गए। सेठ आबिद के छोटे भाई हाजी अशरफ को अरबी जुबान पर मुकम्मल अबूर था, जिसकी वजह से उन्होंने मिडल ईस्ट से गोल्ड स्मगलिंग के मामलात संभाल लिए। आहिस्ता आहिस्ता इस फैमिली ने खलीज और दीगर सरहदी रास्तों पर अपना असर व रसूख कायम कर लिया और एक मुनज़्ज़म नेटवर्क बना लिया, जिसे जैसे ही कारोबार फैल रहा था,
मुख्तलिफ इदारों की जानिब से इस पर नजर रखना भी पड़ता गया। इस दौरान कई छापे मारे गए और सेठ आबिद समेत उनका कारोबार में मुलव्विस दीगर अफराद की गिरफ्तारी की कोशिशें की थी। नतीजतन सेठ आबिद को कराची छोड़ना पड़ा और वो अपने आबाई इलाके कसूर के करीब वापस आ गए। ताहम सोने की स्मगलिंग का सिलसिला जारी रहा। बस अब कराची की बंदरगाह की बजाय पंजाब के सरहदी रास्तों से ये काम होने लगा। सेठ आबिद के बहनोई गुलाम सरवर, जो दिल्ली में खासे बासर थे, ने अपने हिंदुस्तान के इन ताजरों से मिलवाया जो सोने की खरीदो फरोख्त करते थे। जल्द ही ये कारोबार एक नए मोड़ पर पहुंचा। 1958 में कराची में सेठ आबिद को कस्टम्स हुकाम ने 3100 तोला सोने के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी ने उन्हें शोहरत दिलाई। पाकिस्तानी कस्टम्स ने अपनी प्रेस रिलीज में दावा किया कि उन्होंने सेठ आबिद से 200 तोला सोना बरामद किया, मगर सेठ आबिद का मौकफ था कि असल मिकदार 3100 तोला थी। इस वाक़े ने उन्हें पहली बार अखबारात की सुर्खियों में जगह दी। 5 माह की मुख्तसर कैद के बाद सेठ आबिद ने मुख्तात रवैया इख्तियार कर लिया। पहले वो बराह रास्त सोने की स्मगलिंग और कराची के सराफा मार्केट में मुतहरिक नजर आते थे, मगर गिरफ्तारी के बाद वो पस मंजर में चले गए और उनका काम एजेंट्स या कारिंदे अंजाम देते लगे। 8 साल के अंदर उन्होंने एक बैनुल अक़वामी स्मगलिंग नेटवर्क कायम कर लिया और पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम बनाया जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस एहलकार भी शामिल थे जो इनके मामलात को संभालते थे। 1960 की दिहाई में सेठ आबिद ने अपनी दौलत को मजीद बढ़ाया। लाहौर में जायदादें खरीदी और मुख्तलिफ ज़राए से आमदनी हासिल करके खुद को एक जायज़ कारोबारी शख्सियत के तौर पर मुस्तहकम किया। इस दौरान उन्होंने आबिद ग्रुप की बुनियाद रखी, जो आज पाकिस्तान के बड़े कारोबारी ग्रुप्स में शुमार होता है। इस दिहाई में वो भारतीय हुकूमत के निशाने पर भी थे और यही वजह थी कि पाकिस्तान में बहुत से लोग उन्हें हीरो के तौर पर देखने लगे। 1963 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि गोल्ड किंग सेठ आबिद भारत में रूपोश है, जबकि उनके बहनोई गुलाम सरवर को 44 सोने की ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया। ये खबर सेठ आबिद की शोहरत में मजीद इजाफे का बायस बनी और अब उनका कासुर सिर्फ एक स्मगलर का नहीं बल्कि एक इंसान दोस्त शख्सियत का भी था, जिनसे मुतालिक मुख्तलिफ कहानियां मशहूर थी। कहा जाता था कि वो अस्पतालों में जाकर मरीज बच्चों की माली इमदाद करते, जरूरतमंदों को सोना देते और हर साल हज पर जाकर गरीबों में सोना तकसीम करते थे। अगरचे इन कहानियों की कभी तस्दीक न हो सकी, मगर उनकी शख्सियत मजीद पुरअसरार बन गई। 1964 में सेठ आबिद ने गूंगे बहरे बच्चों के लिए हमजा फाउंडेशन कायम की। ताहम भुट्टो के दौर में उनकी मुश्किलात बढ़ने लगी। 1971 की जब्त और मुल्क की तकसीम के दौरान भुट्टो हुकूमत ने अमीरों के खिलाफ सख्त इक़दामात किए और सेठ आबिद के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ शुरू हुई। उनके कई असासे जब्त कर लिए गए और मुकदमा दर्ज किए गए। 1974 में उनके मॉडल टाउन वाले घर पर छापा मारा गया, जिसमें 12.5 मिलियन रुपए की पाकिस्तानी करेंसी, 4 मिलियन का सोना और 2.5 मिलियन की कीमती घड़ियां बरामद हुई। लेकिन इन सब के बावजूद सेठ आबिद का कोई सुराग न मिला। भुट्टो हुकूमत ने उनकी गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद कोशिशें की, यहाँ तक कि ये अफवाह भी फैली कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को अगवा कर लिया है, जो उस वक्त बरतानिया में तालीम हासिल कर रही थी, मगर ये महज अफवाह साबित हुई। बाद में जब ज़ियाउल हक ने फौजी बगावत के जरिए इक़्तिदार संभाला तो 1977 में सेठ आबिद ने खुद को ज़ियाउल हक के सामने पेश कर दिया, बगैर किसी शर्त या मुआहदे के। शायद ज़िया ने उन्हें इसकी भी कबूल कर लिया, क्योंकि दोनों को भुट्टो से दुश्मनी थी। सेठ आबिद ने अपने ज़ब्तशुदा असासे वापस लेने की दरख्वास्त दी, जो हैरत अंगेज तौर पर उन्हें वापस कर दिए गए। इस साल उन्होंने सिंध के गवर्नर के जरिए 2 अस्पतालों की तामीर के लिए एक बड़ी रकम अतिया की, जिसने अवाम में उनकी सखावत के तासुर को मजीद मजबूत कर दिया। 1985 में उनका नाम दोबारा खबरों में आया, जब कहा गया कि पाकिस्तान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के लिए फ्रांस से मखसूस टेक्नोलॉजी हासिल करने में उनकी मदद ली थी। चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा की
पाबंदियों के बायस पाकिस्तान के लिए ये टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना मुमकिन न था। लिहाजा सेठ आबिद ने मुबैना तौर पर स्मगल करके पाकिस्तान पहुंचाया। अगरचे इनकी कोई हतमी तस्दीक नहीं हो सकी, मगर ये अफवाहें मुसलसल गर्दिश करती रहीं कि उन्हें हुकूमत की जानिब से इनाम भी दिया गया था। कौमी असेंबली में उनके स्मगलिंग केस पर भी बहस हुई और चौधरी निसार की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई जिसने उन्हें क्लीन चिट दे दी। इसके बाद ऐसा लगा कि सेठ आबिद ने सोने की स्मगलिंग छोड़कर अपने जायज कारोबार पर तवज्जो देना शुरू कर दी। उन्होंने लाहौर के DHA के करीब जमीनें खरीद कर रियल स्टेट के मंसूबे शुरू किए और 90 की दहाई तक एक बड़े डेवलपर के तौर पर उभरे। इस दौरान उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कारोबार अपने बेटे हफीज अयाज अहमद के हवाले करना शुरू कर दिया। सेठ आबिद के 4 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटे और 1 बेटी शामिल थी। इनके 2 जुड़वा बेटे गूंगे बहरे थे और उन्हीं के लिए हमजा फाउंडेशन कायम की गई थी। 2006 में उनके बेटे अयाज को उनके ये गार्ड ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद वो अमली जिंदगी से तकरीबन अलग हो गए और सिर्फ फलाही कामों पर तवज्जो दें। इनके बारे में मशहूर कहानियों की कोई कमी न थी। कहा जाता था कि ज़ियाउल हक ने उन पर मेहरबानी अपने करीबी साथी मसूद महमूद की सिफारिश पर की थी। यहाँ तक कि नवाज शरीफ के पहले दौर हुकूमत में उन्होंने मुबैना तौर पर पेशकश की कि अगर उन्हें स्मगलिंग की मुकम्मल आज़ादी दे दी जाए तो वो मुल्क का तमाम कर्जा उतार सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने ये पेशकश मुस्तरद कर दी। अगरचे उनका माजी मुतनाज़ा था, मगर वो मुल्क के मोअज़्ज़ज़ अफराद में शुमार किए जाते रहे। 90 की दिहाई में दुबई के एक अखबार में ये खबर भी शाया हुई कि उन्होंने दुबई में एक शेख के साथ जुए में बड़ी रकम हाथी, और जब शेख ने तंजिया पूछा कि अब दुबई में उनके गज़ो औकात कैसे गुजरेंगे, तो सेठ आबिद ने कहा, शेख साहब, ये पूरी दुबई कितने की है। मजहबी एतबार से भी वो एक दीनदार शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। मगर उनके बेटे का इंतकाल हुआ तो जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद उनके घर ताज़ियत के लिए आए और गले लगाव कर रोए। 8 जनवरी 2022 को सेठ आबिद का इंतकाल हो गया। उनकी नमाज जनाजा DHA कराची में अदा की गई। आज की नौजवान नस्ल के लिए शायद वो एक अजनबी नाम हो, लेकिन माजी में उनकी हैसियत किसी भी बड़ी कारोबारी शख्सियत से कम न थी। 2022 में उनकी बेटी फराह अज़हर भी अपने ले पाले बेटे के हाथों कत्ल हो गई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अगरचे सब जानते थे कि सेठ आबिद की बेपनाह दौलत के तमाम ज़राए जायज़ नहीं थे, लेकिन उनके फलाही कामों की वजह से वो आम मुजरिमों या स्मगलर्स की तरह नफरत अंगेज शख्सियत नहीं थे। इसी के साथ पाकिस्तान अपडेट ओरिजिनल से इमरान कुसद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।